अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे चैप्टर 2 का टॉपिक हमारा चल रहा है जो लास्ट वीडियो से स्ट्रक्चर ऑफ सेल। उसमें हमने बात की सेल मेम्ब्रेन। सबसे पहले हमने सेल वॉल की बात की थी, उसके बाद हमने सेल मेम्ब्रेन डिस्कस किया, फिर हम न्यूक्लियस पे आए। अब हमारा फोर्थ पार्ट है जिसको हमने क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। याद है आपको साइटोप्लाज्म फोर्थ पार्ट? वैसे तो हमारे पास हम इसको थर्ड पॉइंट पे पढ़ रहे होते हैं, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और फिर साइटोप्लाज्म और उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, लेकिन हम न्यूक्लियस डिस्कस कर चुके हैं। तो हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म, द प्रोटोप्लाज्म आउटसाइड न्यूक्लियस एंड इनसाइड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म आपको मालूम है हम किसको कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म हम कहते हैं साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म। ठीक, तो प्रोटोप्लाज्म कौन सा प्रोटोप्लाज्म? आउटसाइड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस आपने देखा था सेंटर में था, न्यूक्लियस के बाहर, और इनसाइड सेल मेम्ब्रेन, यानी सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म मौजूद है क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म। कैसा होता है? इट इज द ट्रांसल्यूसेंट फ्लूइड पोर्शन। आपको मैंने न्यूक्लियस वाली वीडियो में जो हम न्यूक्लियस डिस्कस कर रहे थे, एग दिखाया था, तो उसमें जो एग व्हाइट था आपने उसको देखा था कैसा? आप वैसे भी नॉर्मली देखते रहते हैं, कैसा होता है एग व्हाइट? ट्रांसल्यूसेंट सब्सटेंस होता है। ठीक है, तो वो भी साइटोप्लाज्म ही था। किसी भी सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है वो कैसा होता है? ट्रांसल्यूसेंट फ्लूइड पोर्शन होता है। केमिकली इट इज अबाउट 90% वाटर। केमिकली अगर देखा जाए तो उसमें 90% वाटर है, और उसकी कंपोजिशन अगर हम देखें तो दो चीजों से मिलकर बन रहा है, एक एक्वस पोर्शन है, दूसरा ग्रेन्युलर पोर्शन है। ठीक है, एक्वस पोर्शन जिसको हम क्या कहते हैं? साइटोसोल। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। ग्रेन्युलर पोर्शन जिसमें क्या शामिल है? साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज। ठीक है, वो ऑर्गेनेलीज जो कहां पाई जाती है? साइटोप्लाज्म में, जो ग्रेन्युलर इसीलिए इसको कहा जाता है। ठीक है, तो दो पोर्शन से मिलकर बन रहा है कौन? साइटोप्लाज्म, एक्वस पोर्शन और ग्रेन्युलर पोर्शन। एक्वस पोर्शन को हम कह रहे हैं साइटोसोल और ग्रेन्युलर पोर्शन कहला रहा है साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज। ये साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज अगर हम यहां देखें सेल के स्ट्रक्चर में, ये एनिमल सेल है और ये प्लांट सेल। ठीक है, इसमें आप देखिए ये सारा पोर्शन जो है ये क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म। इसी तरह यहाँ पे ये पूरा पोर्शन जो है सेल मेम्ब्रेन का अंदर का हिस्सा, ये क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म। सारे ऑर्गेनेलीज आपको इसके अंदर नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये ऑर्गेनेलीज जो है ये क्या कहलाते हैं? साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज, और सेंटर में मौजूद है न्यूक्लियस। ठीक, अच्छा, अब साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज कौन कौन से हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, सेंट्रियोल्स, राइबोसोम एंड वैक्यूल। ठीक है, अभी हम इन सब को एक एक करके डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर साइटोप्लाज्म का ओवरऑल फंक्शन देखा जाए तो इट सर्व एज स्टोर हाउस ऑफ वाइटल केमिकल्स। तमाम वाइटल केमिकल्स, जितने इंपॉर्टेंट केमिकल्स हैं वो सब यहाँ पर जमा होते हैं। ऑल द मेटाबॉलिक रिएक्शंस अकर इन साइटोप्लाज्म। मेटाबॉलिक रिएक्शन यानी तमाम केमिकल रिएक्शंस जो किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं वो असल में कहाँ होते हैं? सेल में, और सेल के कौन से पोर्शन में? साइटोप्लाज्म में। ठीक, क्यों? क्योंकि तमाम ऑर्गेनेलीज कहाँ मौजूद है? साइटोप्लाज्म के अंदर। तो इन्हीं ऑर्गेनेलीज, असल में तमाम फंक्शन इन ऑर्गेनेलीज की मदद से हो रहा होता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज अकर इन साइटोप्लाज्म। जैसे प्रोटीन सिंथेसिस है, कौन करता है? राइबोसोम कर रहा होता है। ठीक है, इसी तरह ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है। ग्लाइकोलिसिस यानी क्या है? इट इज द स्टेप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, ग्लूकोज जब टूटता है क्या चीज मिलती है? एनर्जी। कहाँ होता है वो? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि तमाम केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो कहाँ हो रहे होते हैं? साइटोप्लाज्म में। Many reactions can occur at the same time in different region, यानी सेल के मुख्तलिफ रीजन के अंदर एक ही वक्त में बहुत सारे रिएक्शन हो रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि हर ऑर्गेनेली अपना
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, ये जो आप सेल देख रहे हैं, आपने इस तरह का सेल देखा था ना, एग भी इसी तरह का स्ट्रक्चर था। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से लेकर साइटोप्लाज्म तक ये क्या है, ये एक नेटवर्क होता है। किसका? चैनल्स का या ट्यूब्यूल्स का, ट्यूब्स का, पूरे साइटोप्लाज्म में जो है वो फैला हुआ होता है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस था यहाँ पे, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, अगर इसको हम इसके मीनिंग देखें, एंड मीन्स इनसाइड। ठीक है, प्रोटोप्लाज्मिक, प्लाज्मिक का मतलब क्या हो गया? प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, ये है एंडो। सही, प्लाज्मिक का मतलब है प्रोटोप्लाज्म, रेटिकुलम कहते हैं नेटवर्क को। किसमें? प्रोटोप्लाज्म के अंदर मौजूद क्या है? नेटवर्क। इट इज अ नेटवर्क ऑफ चैनल्स और ट्यूब्यूल्स एक्सटेंडेड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये आप देखिए यहाँ पर, अगर आप सेल में देखें तो आपको नजर आ रहा होगा, ये न्यूक्लियस के बाद जो जितना ये सब आपको नजर आ रहा है इस तरह का, ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसी तरह ये प्लांट सेल में भी आप देखिए न्यूक्लियस के बाहर। ठीक, कैसे, कितनी तरह का होता है ये ट्यूब्स का नेटवर्क जो है? दो तरह के होते हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है, दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम असल में क्यों रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है? हैविंग राइबोसोम, उसमें क्या लगे हुए होते हैं? राइबोसोम। ये आपको जो स्ट्रक्चर यहाँ दिखाया है, ये देखिए, ये आपको जो पॉइंट नजर आ रहे हैं, ये राइबोसोम अटैच हुए हुए हैं इस ट्यूब्स के गिर्द। ठीक, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ अगर आप स्ट्रक्चर देखिए तो ये ट्यूब्स का पूरा एक नेटवर्क है। ठीक, और इसमें ये जो ब्लैक कलर के आपको डॉट्स दिखाए गए हैं, असल में ये क्या है? राइबोसोम। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फंक्शन क्या है इसका? इंडिविजुअली अगर देखें तो इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। असल में राइबोसोम का काम है प्रोटीन सिंथेसिस करना। ये राइबोसोम कहाँ मौजूद है? अटैच हुए हुए हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। तो हम कह सकते हैं कि इसका काम क्या है? राइबोसोम का प्रोटीन की सिंथेसिस। समझ में आ गया? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब क्या हुआ? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे होते हैं? स्मूथ होते हैं, यानी इनपे राइबोसोम मौजूद नहीं होते। ठीक है, और इनका फंक्शन क्या है? कन्वर्ट कोलेस्ट्रॉल इनटू विटामिन डी। कोलेस्ट्रॉल जानते हैं आप? ठीक है, कोलेस्ट्रॉल को विटामिन डी में कन्वर्ट करना किसका काम है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक, आपने सुना होगा फलां को विटामिन डी की कमी हो गई, जिसकी वजह से बोन्स वीक हो गई। सुनते हैं इस तरह की चीज? तो विटामिन डी किसके लिए जरूरी है? हेल्दी बोन्स के लिए। ठीक, तो ये विटामिन डी क्या करता है? डिपॉजिट करता है न्यूट्रिशनल कैल्शियम को बोन्स के अंदर। ठीक, तो और ये विटामिन डी बना कौन रहा है? स्मूथ एंडोप्लाज्म में मौजूद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद बॉडी में मौजूद कोलेस्ट्रॉल को कन्वर्ट कर रहे हैं विटामिन डी में, जिसकी जरूरत है हेल्दी बोन्स के लिए, ताकि वो कैल्शियम को बोन्स में डिपॉजिट कर सके। इसलिए विटामिन डी जरूरी है हमारी बॉडी के लिए। समझ में आ गई बात? अगर ओवरऑल हम देखें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन तो क्या होगा? प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन सिंथेसिस ऑफ मटेरियल। डिफरेंट मटेरियल आपको बनते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे। तो मटेरियल कहाँ बन रहे होते हैं? इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल विद इन द सेल, सेल के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का काम भी कर रहा है, क्योंकि एक चैनल बना रहा है पूरा एक जगह से दूसरी जगह तक, तो मटेरियल जो है वो ट्रांसफर भी हो रहे हैं इसकी मदद से। प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट सो इट्स शेप इज मेंटेन्ड। अब आप देखिए यहीं पे न्यूक्लियस से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक ये मौजूद है, तो एक तरह का ये सेल को सपोर्ट भी दे रहा है, उसकी शेप को भी इसने मेंटेन किया हुआ है। समझ में आ गई बात? डिटॉक्सिफाई द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स। मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर हम आप जो है मुख्तलिफ दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, तो ये मेडिसिन जो है हमारी बॉडी में जाके अपने साइड इफेक्ट भी दिखाती हैं। तो इन साइड इफेक्ट से भी बचाता है कौन?
समझ में आ गई बात? ये फर्स्ट साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली था, किसका? सेल का और साइटोप्लाज्म का। गोल्जी कॉम्प्लेक्स सेकेंड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली, ठीक, डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी। सो इट इज कॉल्ड गोल्जी कॉम्प्लेक्स और गोल्जी बॉडीज और गोल्जी एपरेटस, आप इसको कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है, साइंटिस्ट के नाम पे इसको रखा गया है। कैसे होते हैं? दे आर सेट ऑफ स्मूथ मेम्ब्रेन्स दैट आर स्टक इनटू फ्लैटेंड फ्लूइड फिल्ड सैक्स कॉल्ड सिस्टर्नी। सेट है स्मूथ मेम्ब्रेन का जो आपस में एक दूसरे के करीब मौजूद होते हैं, चपटे होते हैं और इनमें भरा हुआ होता है फ्लूइड, ठीक है, जो क्या कहलाते हैं, जो सैक है वो क्या कहलाता है? सिस्टर्नी, ठीक। ये आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, फ्लैटेंड है, फ्लूइड फिल्ड सैक्स है, एक दूसरे के साथ अरेंज हुए हुए होते हैं और कहला रहे हैं सिस्टर्नी। इट कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड एंजाइम्स। इसमें मौजूद है कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लाइकोप्रोटीन एंड एंजाइम्स। इट इज स्पेशली प्रोमिनेंट इन ग्लैंड्यूलर सेल्स। जो ग्लैंड्यूलर जो स्ट्रक्चर रहता है, ग्लैंड्स बनाने वाले जो सेल्स होते हैं, असल में उसमें ये बहुत प्रोमिनेंट होते हैं। इट इज कंसर्न विद द सिक्रीशंस, अपनी मुख्तलिफ किस्म की ये सिक्रीशंस करते हैं, ठीक है। दे प्रोड्यूस लाइसोसोम, इसके अलावा ये लाइसोसोम भी प्रोड्यूस करते हैं अपने इस स्ट्रक्चर की मदद से। अब लाइसोसोम क्या है? दे कंटेन लाइसोसोम कंटेन digestive enzyme. They occur only in animal cell. Their function as destroy of foreign particles, यानी सेल के अंदर दाखिल होने वाले कोई भी ऐसा पार्टिकल जो कि सेल के लिए नुकसानदेह है या जिसकी जरूरत नहीं है, उसको जो है ये क्या करते हैं? डिडक्ट करते हैं और खत्म कर देते हैं। कौन? लाइसोसोम। जो कौन प्रोड्यूस करता है? गोल्जी बॉडीज, ठीक है। दैट्स व्हाई लाइसोसोम हैव बीन रेफर्ड एज सुसाइड सैक्स। सुसाइड सैक या सुसाइडल बैग भी हम इसको कहते हैं। ये क्या करते हैं? जो फॉरेन बॉडी होती है उसको, क्योंकि इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स मौजूद होते हैं, तो वो अपने फॉरेन बॉडी को, जिसकी जरूरत सेल को नहीं है, उसको अपने अंदर लेकर डाइजेस्ट कर देते हैं और बाज़ दफा उसके साथ साथ खुद भी खत्म हो जाते हैं। कौन? लाइसोसोम। ये अपने आप को भी खत्म कर लेते हैं, इसलिए हम इनको सुसाइडल बैग भी कहते हैं। क्लियर हो गई बात? गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये गोल्जी बॉडी समझ में आ गया। चलें अब थर्ड ऑर्गेनेली की बात करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ दिखा दूं, यहाँ आपको गोल्जी बॉडी नजर आ रही होगी, ये ठीक है, ये गोल्जी एपरेटस मौजूद है यहाँ पे। इसी तरह प्लांट सेल में भी हम देखें तो ये प्लांट सेल में भी मौजूद है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। क्लियर हो गया? ठीक, चलें अब आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम आप लोगों ने सुना हुआ है, पहले से पढ़ते आ रहे हैं। इट इज रॉड लाइक और बीन शेप ऑर्गेनेली। रॉड की तरह की है, बीन लाइक ऑर्गेनेली है, थिन एंड डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैसा है इसका? इसकी मेम्ब्रेन कैसी है? थिन है और डबल मेम्ब्रेन है। बोथ मेम्ब्रेन आर फॉर्म्ड बाय लिपिड एंड प्रोटीन। दोनों मेम्ब्रेन बनी हुई होती है किससे? लिपिड और प्रोटीन से। यहां अगर हम देखें माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर, ये नजर आ रहा है आपको, नजर आ रहा है? ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, सही। इसी तरह आप यहां देखिए, ये आपको माइटोकॉन्ड्रिया नजर आ रहा है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये लाइसोसोम भी नजर आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर इसका इंडिविजुअली इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये आपके पास सामने ये ड्रॉ हुआ हुआ है, इसको कट करके दिखाया है, ये किस तरह का स्ट्रक्चर होता है। नॉर्मली जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है वो इस तरह बनाया जाता है,
पिन शेप करके, और इसमें इस तरह से किया जाता है। ठीक है, समझ में आ रही बात? लेकिन इसको कट करके अगर देखें तो इसमें डबल मेम्ब्रेन क्वाजी नजर आ रही है, ये आउटर मेम्ब्रेन है देखें, और ये इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। सही, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि दो मेम्ब्रेन से मिलकर बना हुआ है, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन क्या है, क्या करती है, फॉर्म्स फोल्डिंग्स कॉल्ड क्रिस्टी। ये फोल्डिंग्स बनाती हैं, ये देखिए, ये आपको नजर, इनर मेम्ब्रेन है, ये फोल्डिंग्स बना रही है। ठीक है, तहें बनाती हैं, जिसको क्या कहते हैं, क्रिस्टी या क्रिस्टा, सिंगल है तो क्रिस्टा की बात करेंगे। ठीक, द फ्लूइड प्रेजेंट इन क्रिस्टी कॉल्ड मैट्रिक्स विद अ नंबर ऑफ केमिकल कंपाउंड। इन क्रिस्टी के अंदर जो है, जो फ्लूइड भरा हुआ होता है, वो क्या कहलाता है, मैट्रिक्स। ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ केमिकल कंपाउंड, बहुत सारे केमिकल कंपाउंड जो है वो मौजूद होते हैं। क्लियर हो रहा है? अब माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन अगर हम देखें तो इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन रेस्पिरेशन। आपने पढ़ा हुआ है, रेस्पिरेशन सेल में कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, तो जो एनर्जी हमें मिलती है वो हमारे तमाम सेल में मौजूद माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। ठीक, दे कंटेन एंजाइम्स which contain enzymes which break the food for the production of energy, so they are called powerhouse of the cell। पढ़ा हुआ है ना, ये मेरे ख्याल में छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। ठीक, द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन सेल रिलेट्स टू इट्स एक्टिविटीज। माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद मुख्तलिफ सेल में मुख्तलिफ हो सकती है उनकी एक्टिविटीज के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, आपकी बुक में दिया हुआ है कि जो आपके जो एयर लोब्स होते हैं, कान की जो लौ है, उनके सेल में तकरीबन 50 माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होंगे। ठीक है, इसी तरह हमारे हार्ट मसल्स जो हैं, दे आर नियरली 350 माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, वहां पे क्योंकि दोनों की एक्टिविटीज में फर्क है। एक एयर लोब जो है उसकी कोई ऐसी खास एक्टिविटी नहीं है, जबकि हार्ट जो है वो मुस्तकिल काम कर रहा होता है, मुस्तकिल पंप कर रहा होता है, उसके मसल्स मुस्तकिल मसरूफ होते हैं, तो उनको एनर्जी भी ज्यादा चाहिए, तो माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद भी ज्यादा होती है। समझ में आ गई? उम्मीद करती हूँ ये 3 ऑर्गेनेलीज और साइटो